हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। जब कोई बच्चा 11th में पहली बार आता है तो उसको सबसे पहले इस टॉपिक से वाकिफ कराया जाता है। किसी भी कहीं भी कोर्स के लिए जो बेसिक्स हैं अकाउंट्स के, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो इससे पहले जो मैंने आपको अकाउंट से दोस्ती वाली जो वीडियो आपको भेजी थी उसके अंदर हमने खाली बेसिक टर्म समझे थे। आज हम ये समझने जा रहे हैं कि क्वेश्चंस करते कैसे हैं अकाउंट्स में, इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहली बात, आज से पहले आपने मैथ्स में, साइंस में अलग अलग तरह की इक्वेशंस पढ़ी है। ऐसे अकाउंट्स में भी एक इक्वेशन होती है जिस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये अकाउंट्स की इक्वेशन होती है और इस अकाउंट्स की इक्वेशन को समझने के लिए आपने अपने दिमाग में दो रूल रखने हैं, दो रूल्स। ये दो रूल क्या है? सबसे पहला रूल, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहला रूल, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन शैल हैव 2 or more इफेक्ट्स। ये रूल आपसे ये कहता है कि हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 या 2 से ज्यादा इफेक्ट्स होते हैं। इस बात का मतलब यह है कि अगर अकाउंट्स में कोई भी चीज होती है, कोई भी एक्टिविटी होती है, तो उस एक्टिविटी के हमेशा या तो 2 इफेक्ट्स होते हैं या 2 से ज्यादा होते हैं। इस बात को हम 1-2 एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 1, मैंने आपसे कहा कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने कैश को बैंक में डाला तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपके बैंक का बैलेंस तो बढ़ जाएगा, पर आपके घर में जो कैश था वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैश कम हो गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, यानी इफेक्ट 2 होते हैं। इसके अलावा एग्जांपल नंबर 2, अगर मैं आपसे कहूं कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, मैंने बैंक से पैसा निकाला तो अब बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा लेकिन जो कैश का बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह से मैं आपसे कहूं परचेस्ड फर्नीचर, फर्नीचर परचेज करने पे फर्नीचर आपके पास आ जाएगा लेकिन जो कैश है आपका वो चला जाएगा। यानी फंडा ये बनता है कि जब कभी भी आप लोग अपना कोई काम करते हैं, हर उस काम के अंदर आपकी जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी में या तो 2 इफेक्ट होते हैं या 2 से ज्यादा होते हैं। हमने जो एग्जांपल्स पढ़े इनके अंदर हमेशा 2 इफेक्ट आ रहे थे। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दिखा रहा हूं जिसमें 2 से ज्यादा इफेक्ट आएंगे। मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया होता परचेस्ड बिल्डिंग एंड पेमेंट मेड बाय कैश एंड चेक। बिल्डिंग हमने परचेज करी और जो पेमेंट हमने मेड करी है बाय कैश एंड चेक बुक्ड। तो इससे होगा क्या? लॉजिक समझेंगे। लॉजिक ये होगा कि जो आपके पास बिल्डिंग है वो तो आ रही है, बिल्डिंग आ रही है, बिल्डिंग प्लस हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो कैश है वो जाएगा, कैश के साथ साथ हमारा जो चेक है वो जा रहा है। तो चेक का मतलब आपका हो गया आपका बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस भी आपका जो है वो क्या हो रहा है? जा रहा है, क्योंकि आपने अब की बार जो पेमेंट करी है वो कुछ पेमेंट आपने चेक में करी और कुछ पेमेंट आपने किस में करी? कैश में। तो बिल्डिंग आपके पास आ गई, कैश चला गया, चेक चला गया। यानी इस चैप्टर को समझने के लिए आपके पास 2 बातें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिसमें से हमने जो रूल नंबर 1 पढ़ा वो ये पढ़ा कि आपकी हर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन के लिए 2 या उससे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। अब इसी तरह से मैं आपको रूल नंबर 2 जो वो बता रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट करके चल सकते हैं। रूल नंबर 2 अपना ये होता है, रूल नंबर 2, every business transaction shall be recorded from business point of view। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन आपकी रिकॉर्ड होगी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है कि मैं अगर कोई ट्रांजेक्शन यहां बिजनेस में रिकॉर्ड करना चाहता हूं तो मेरे को उसके लिए ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए जो मैटर करने की जरूरत है वो ये जरूरत है कि बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है। एग्जांपल, मैंने कहा कैश इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। एक बंदे ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, तो इस बात को हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से और एक हम पढ़ेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से। अगर मैं ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू कहूं, ओनर पैसा लगा रहा है तो ओनर का जो पैसा है वो जा रहा है। पर अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो बिजनेस में पैसा आ रहा है।
मेरे लिए ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करता, मेरे लिए जो मैटर करता है वो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है। यानी आज के बाद अगर कोई भी ओनर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो मैं उसे हमेशा ये कंसीडर करूंगा कि बिजनेस में पैसा आ रहा है। मैं कभी ये कंसीडर नहीं करूंगा कि मैं ओनर हूं और मेरा पैसा जा रहा है। लॉजिक समझिए दोस्तों, अगर मैं आपको कहता हूं कि अकाउंट्स बनाओ तो मैं अकाउंट्स बनाऊंगा रिलायंस के, मैं अकाउंट्स मुकेश अंबानी के नहीं बना रहा। इस बात को समझिए, अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस की जाती है, अकाउंटिंग कभी भी ओनर की नहीं की जाती। लॉजिक है, बिजनेस की अकाउंटिंग होती है, कारोबार की अकाउंटिंग होती है, तो जो चीजें रिकॉर्ड होनी चाहिए वो भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होनी चाहिए। अगर आप चीजों को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं करोगे तो उसके अंदर आपकी जो गड़बड़ है वो होना चालू हो जाएगी। तो लॉजिक पहला ये कहता था कि हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट्स होने चाहिए या उससे ज्यादा, और लॉजिक नंबर 2 ये कहता है कि हर एंट्री बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होनी चाहिए। अकाउंट्स में ये जो हम कह रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होना चाहिए, इस चीज को नाम दिया गया है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ेंगे हम डिस्कस करते हुए चलेंगे कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल भी क्या है, लेकिन फिलहाल के लिए आपने ये बात ध्यान रखनी है कि बिजनेस में ओनर, अकाउंट्स में ओनर और बिजनेस 2 अलग अलग चीजें होती है, और हमेशा हम जितनी भी अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू आपने हमेशा इग्नोर करके चलना होता है। अब कुछ दोस्त कहते हैं सर एक एग्जाम्पल और बताओ, तो एक एग्जाम्पल आपको और बताता हूं। मान लो कि आपने कैश विड्रॉ किया फ्रॉम बिजनेस, कैश विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस, तो बेटा बिजनेस से पैसा निकालने पे अगर मैं कहूं ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू, अब आप लोग मुझे जवाब देंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही है। ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि पैसा आ रहा है, जबकि बिजनेस का अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे बोलूं कि बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सोचो पैसा बिजनेस से निकाला गया, तो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि पैसा जा रहा है। जहां ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि पैसा आ रहा है, वहां बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है पैसा जा रहा है। हमें रिकॉर्ड कौन सा करना चाहिए, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू, हम ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू को इग्नोर करेंगे। सो एवरीवेयर आपने हमेशा जो रिकॉर्डिंग करनी है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। आपने हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ट्रांजेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो ये 2 रूल्स आपको पता होने चाहिए। अगेन दोस्तों, आप लोग अपनी वीडियो पॉज करके इसको इतना नोट करके चल सकते हैं, ठीक है। तो हमने इक्वेशन की बात की थी, और इक्वेशन हमने आपको ये बताई कि हमारे एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। अब हम ये समझते हैं कि ये इक्वेशन क्यों होती है। एसेट्स का मतलब था हमारी जमा पूंजी, हमारी जमा पूंजी या फिर हमारी संपत्ति, हमारी संपत्ति। कैपिटल का मतलब था वो पैसा जो हमने बिजनेस में लगाया, मनी इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। ये मैंने आपको अकाउंट से जो दोस्ती वाली मेरी वीडियो थी मैंने उसके अंदर आपको ये बताया। और लायबिलिटी का मतलब होता था हमारा उधार, हमारे कर्ज। तो दोस्तों बेसिक बड़ा सिंपल सा है। एक आम आदमी की तरफ से सोचिए, एक आम आदमी की जितनी भी जमा पूंजी है वो उसका कुछ हिस्सा लगाता है अपने बिजनेस में और उसका कुछ हिस्सा संभाल के रखता है जिससे वो अपने कर्जों को चुका सके। अब कई दोस्त मेरे कहते हैं कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपना सारा का सारा जमा पूंजी अपने बिजनेस में लगा दें। मैं कहता हूं अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भूल कर रहे हैं, आप गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि फिर आप अपने कर्जदारों को पैसा नहीं दे पाएंगे। आप खुद सोच के देखिए कि आपने अपने सर पे एक लोन ले रखा है, लोन आपने ले रखा है 5 लाख का, आपने उस लोन को पे करने की बजाय 5 लाख के लिए कोई शॉपिंग कर ली, तो सोचो जब ये बात उन लोन वालों को पता चलेगी वो कहेंगे भाई जब तुम्हारे पास पैसा था तो तुमने हमें वो पैसा दिया क्यों नहीं। इसका मतलब एक आम आदमी हमेशा क्या करता है, कुछ पैसा अपने कर्जदारों को पे करने के लिए बचा के रखता है और कुछ पैसे को अपने बिजनेस में लगाता है। अब आप कहोगे सर हम सारा पैसा कर्जदारों को नहीं दे सकते। अगर आपने सारे का सारा पैसा कर्जदारों को दे दिया तो फिर आप कुछ कमा नहीं पाओगे, और कमाने के लिए पैसा कहां लगाना पड़ेगा, बिजनेस में। इसका मतलब एक समझदार व्यक्ति, एक प्रूडेंट आदमी क्या करता है। अकाउंट्स में हम बार बार चर्चा करते हैं इस वर्ड की जिसको हम बोलते हैं प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होता है समझदार आदमी। एक समझदार आदमी हमेशा इस बात के ऊपर काम करता है कि वो अपने पैसे का कुछ हिस्सा लगाएगा बिजनेस में जिसको हम नाम देते हैं कैपिटल, और बचा हुआ हिस्सा जो वो लगा के चलेगा किसमें, अपनी लायबिलिटीज के लिए, जिससे वो अपने कर्जदारों को पे करके चलेगा। देयरफॉर अकाउंट्स के अंदर जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो ये होती है कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हमारी जितनी जमा पूंजी है उसका कुछ हिस्सा हम बिजनेस में लगाएंगे और कुछ हिस्सा हम लोग अपना संभाल के रखते हैं किसके लिए, लायबिलिटीज के लिए। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे उनके ऊपर कुछ बात करते हैं। सो प्रॉब्लम्स यहां पे जो कैसे आएंगी देखिए।
अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स। हम लोग एक क्वेश्चन यहां पे डिजाइन कर रहे हैं और फिर मैं आपको वो क्वेश्चन करके बताऊंगा कि उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, आपसे कहा जाएगा मेक एन अकाउंटिंग इक्वेशन, कि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। ट्रांजेक्शंस आपको दे रखी हैं। सबसे पहले कहता है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ₹1 लाख से आपने बिजनेस जो चालू करा। सेकंड आपसे कहता है परचेज गुड्स ₹10,000। थर्ड आपसे कहता है सोल्ड गुड्स ₹2,000। फोर्थ आपसे कहता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000। फिफ्थ आपसे कहता है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक ₹6,000। कुछ बेसिक एंट्रीज हमने ले ली। इन एंट्रीज को हमें ध्यान में रखते हुए एक अकाउंटिंग क्वेश्चन जो वो प्रिपेयर करनी है। तो दोस्तों क्वेश्चन आप लोग यहां से जो नोट करके अपना चल सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन में ये बताऊंगा कि इसको करने का फॉर्मेट क्या है। अकाउंट्स के अंदर फॉर्मेट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो फॉर्मेट आपका ये होगा, आप इस तरह से अपना फॉर्मेट डिजाइन करेंगे जिसमें फॉर्मेट के अंदर आप सबसे पहले वाले कॉलम के अंदर लिखेंगे अपनी ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस मतलब क्या क्या एक्टिविटी हुई, और ट्रांजैक्शन के बाद जो आपका सेकंड कॉलम है उसमें आप लिखेंगे एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये आपने लिखना है। ध्यान रखना दोस्तों कि जो एसेट्स वाला कॉलम है आपने थोड़ा सा बड़ा बनाना है। रीजन, क्योंकि एसेट्स ज्यादा होते हैं। जब हम अपना क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमारे प्रॉब्लम्स के अंदर एसेट्स हमेशा ज्यादा दिए जाते हैं, इसलिए आप अपना एसेट्स वाला कॉलम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। बाकी कैपिटल लायबिलिटी के लिए आप छोटे से कॉलम को लेके यूज करके चल सकते हैं। ठीक है, बीच में ये हमने इक्वल टू बनाया, यानी इक्वेशन हमने लिख दी है। अब हम हर इक्वेशन को उठाएंगे, हर ट्रांजेक्शन को उठाएंगे और उनके जो दो इफेक्ट बनते हैं उनको हम यहां पे डालते हुए चलेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पास है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैंने बिजनेस चालू करा तो बिजनेस चालू करने से मेरी कैपिटल बड़ी होगी, तो मैंने सबसे पहले अपनी कैपिटल बढ़ा दी 1 लाख से। आप लोग दोस्तों जब करेंगे क्वेश्चन तो आप लोग 1 लाख अपना पूरा लिखना, 100,000 करके। मैं खाली समझाने के लिए इस तरह से लिख रहा हूं। बाकी बिजनेस की कैपिटल बढ़ने के साथ साथ बिजनेस में पैसा भी आया, तो पैसा आने के लिए हमने कैश भी बढ़ा दिया। कैश हमारा एसेट होता है, तो कुल मिला के पैसा बढ़ गया और साथ ही साथ में हमारी जो कैपिटल है वो भी बढ़ गई। मैंने पहले ही आपसे कहा था हर ट्रांजेक्शन की 2 इफेक्ट होना जरूरी है, तो 2 इफेक्ट हमने यहां पे कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट परचेज गुड्स। गुड्स परचेज करने पे मैंने एक कॉलम और बना दिया गुड्स का। अब गुड्स परचेज करने पे हमारे पास गुड्स आ गए, तो कितने गुड्स आ गए? 10,000। लेकिन गुड्स परचेज करने पे गुड्स तो आ गए पर पैसा भी तो गया होगा, तो पैसा 10,000 रुपए हमारा चला गया। पहले बिजनेस चालू करा था, पैसा आया, कैपिटल बढ़ गई। नाउ हमने गुड्स परचेज करे, गुड्स आ गए, कैश कम हो गया। जैसे ही आपकी 2 एंट्रीज हो जाती हैं, अब आपने लाइन डाल के नीचे यहां पे लिखना है न्यू इक्वेशन। हर 2 के बाद आपके पास न्यू इक्वेशन आ जाएगा। 1 लाख कैश था, 10 चला गया, आज कैश कितना बचा? 90,000। गुड्स हमारे पास कितने के पड़े हैं? 10,000, तो हमने 10,000 लिखा। बाकी इक्वल टू का साइन लगाया, कैपिटल कितनी है? 1 लाख। लायबिलिटी है नहीं तो लायबिलिटी को डाला 0। हर बार न्यू इक्वेशन आपकी मैच करनी चाहिए, तो 90 10 1 लाख होता है, 1 लाख आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। हर बार आपकी जो न्यू इक्वेशन है वो मैच करनी जरूरी है। अब कह रहा है सोल्ड गुड्स। गुड्स बेचने पे गुड्स तो चले जाएंगे, 2,000 के गुड्स चले गए, पर पैसा आ जाएगा, इसलिए 2,000 का पैसा आ गया। गुड्स चले गए, पैसा आ गया। अगेन लाइन डालेंगे, नीचे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। अब यहां पे कुछ दोस्त कहते हैं सर आपने तो कहा था कि हर 2 एंट्री के बाद नई इक्वेशन आएगी। स्टार्टिंग में 2 होती है, उसके बाद हर नए सवाल के बाद न्यू इक्वेशन बनानी है। तो 90 में 2,000 कैश और जमा हुआ, तो आज कैश है 92,000। गुड्स 10,000 के थे, 2 के चले गए, तो आज गुड्स हैं 8,000। बाकी कैपिटल आपके पास 1 लाख की है, लायबिलिटी 0। ना बैंक में पैसा डाला, बैंक में पैसा डालने से एक और एसेट आ गया बैंक। अब बैंक में पैसा डाला तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, इसलिए बैंक का हमने बैलेंस बढ़ाया 10,000 से। लेकिन सेम टाइम पे हमारा कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बैंक में पैसा डालने से बैंक का बैलेंस बढ़ा, कैश का बैलेंस कम हो गया। अगेन लाइन डालेंगे, नीचे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। 92 में 10 चला गया, तो आज कैश बचा है 82। गुड्स 8,000 के थे ही,
और बैंक में भी आज कितने रुपए आ गए 10,000, बाकी कैपिटल 1 लाख है, लायबिलिटी 0। ध्यान रखना दोस्तों, बस सिंपल हमने ऑर्डर में अपनी चीजों को डालते हुए चलना है। कैश 1 लाख था, 10 अपने पास परचेज किया तो 90 बचा, 2000 और डाला 92 आ गया, 10,000 हमने बैंक में डाला 82 बचा है, बाकी गुड्स तो 8 के चल रहे हैं और अपने पास बैंक बैलेंस जो है 10,000 का आ गया। लास्ट में कह रहा है कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। अब बैंक से पैसा निकाला तो बैंक का बैलेंस जो है वो कम हो गया और कैश का बैलेंस जो बढ़ जाएगा, क्योंकि बैंक से पैसा निकालने का मतलब आपके हाथ में कैश आ गया, कैश बढ़ गया और साथ में आपके पास जो आपके बैंक बैलेंस था वो कम हो गया। लास्ट एंट्री करने के बाद आपने आखिरी में जाके लिखना है फाइनल इक्वेशन। अभी तक आप लिख रहे थे न्यू इक्वेशन, अब आपने लिखना है फाइनल इक्वेशन और फाइनल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। देखें 82 के अंदर 6,000 और जुड़ गया तो हो गया 88,000। गुड्स 8,000 के हैं, बैंक में 10 था 6 चला गया तो बचा 4, बाकी कैपिटल 1 लाख है, लायबिलिटी 0। आखिरी में इक्वल करके लिखेंगे, ये भी 1 लाख आ रहा है, ये भी 1 लाख आ रहा है। अगर आखिरी में आपके पास बोथ साइड्स 1 लाख आ रही हैं, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, देन इट मींस कि आपका क्वेश्चन पूरा सही है। तो इस तरह से अकाउंट्स में क्वेश्चन किए जाएंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग क्वेश्चन। फॉर्मेट आप लोग अपना ये फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन में बहुत सारी बेसिक एंट्रीज की आपने बात करी। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ अपनी एडवांस एंट्रीज की बात करेंगे, लेकिन मैं उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं बताऊंगा। मैं उसकी एंट्री का यहां पे नाम लिखूंगा और साथ में ये लिखते हुए चलूंगा कि उसका इफेक्ट क्या होगा। आपने इफेक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो अगेन आप वीडियो पॉज करके यहां तक नोट करके चल सकते हैं। अब मैं कुछ आपको यहां पे अपनी एडवांस एंट्रीज जो है वो बताते हुए चल। देखिए लिखेंगे यहां पे एडवांस एंट्रीज। एडवांस एंट्रीज के अंदर हम लोग अपनी जो पुरानी एंट्रीज है उनको भी समराइज करेंगे। तो जैसे मैंने सबसे पहले लिखा स्टार्टेड बिजनेस, मैं लिखा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसका इंपैक्ट आपने मुझे बताया सर क्या होगा, कैश प्लस हो गया और कैपिटल प्लस हो गई, क्योंकि बिजनेस में पैसा लगाने से बिजनेस की कैपिटल बढ़ जाएगी और साथ में जो कैश है वो भी प्लस हो जाएगा। पर दोस्तों मान लीजिए अगर मैं यहां पे लिखता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड फर्नीचर, कि मैंने अपने बिजनेस में पैसा भी लगाया, फर्नीचर भी लगाया, तो मेरा कैश के साथ साथ फर्नीचर भी प्लस होता और इन दोनों का जो सम होता वो किसमें प्लस होता, कैपिटल। इसका मतलब एसेट्स वाले कॉलम के अंदर जितनी भी चीजों से मैंने बिजनेस चालू करा उनके कॉलम खुल जाएंगे, वो तो चीज आ ही रही है बिजनेस में, और क्योंकि वो चीज आप बिजनेस में लगा रहे हो तो अल्टीमेटली आपकी कैपिटल भी बढ़ जाएगी। मान लो कि ये 1 लाख है, ये 1 लाख है, तो यहां 1 लाख, यहां 1 लाख, ये अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 2 लाख, क्योंकि टोटल 2 लाख की कैपिटल आपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करी है, ठीक है। सेकेंड, कैश विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस। अब कह रहा है पैसा बिजनेस से विड्रॉ करा। दोस्तों अगर आप बिजनेस से पैसा विड्रॉ करते हो तो कैपिटल कम हो गई, और क्योंकि पैसा जा रहा है तो कैश भी कम हो गया। जब बिजनेस में पैसा लगाया था तो कैश और कैपिटल दोनों बढ़ रहे थे, जब बिजनेस से पैसा निकाला तो कैश और कैपिटल दोनों माइनस हो गए। थर्ड, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा निकाला, अगर बैंक से पैसा निकालते हैं तो बैंक का बैलेंस कम हो जाता है और कैश का बैलेंस बढ़ जाता है। लेकिन अगर बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो कैपिटल कम हो जाती है, कैश कम हो जाती है। और बिजनेस से पैसा निकालने के लिए एक वर्ड दिया जाता है जिस वर्ड को हम नाम देते हैं ड्रॉइंग्स। जब भी आप कभी अपने बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो हम उसका नाम दे देते हैं ड्रॉइंग्स, लेकिन जब आप अपने बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो बैंक भी एसेट है, कैश भी एसेट है, इसलिए बैंक का बैलेंस कम हो गया और कैश का बैलेंस बढ़ गया। फोर्थ, मान लीजिए कि आपने कोई भी एसेट परचेज किया, परचेज एसेट्स। कौन से एसेट, कोई फर्नीचर हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई मशीनरी हो गई, कुछ भी चीज आपने परचेज करी। अगर आप उसे परचेज करते हैं तो वो चीज तो आपके पास आ रही है, तो मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर वो आपके पास आ रहा है, लेकिन आपका जो कैश है वो आपका जा रहा है। इसलिए जो चीज आपके पास आ रही है वो प्लस हो जाएगी, और क्योंकि कैश आपका जा रहा है तो वो आपका माइनस हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं अपने परचेज एसेट्स। अब कई दोस्त कहते हैं कि सर अगर ऐसा होता कि हमने परचेज तो किया पर हमने परचेज किया होता वाया चेक, अगर आप चेक से परचेज करते तो आपका कैश नहीं जाता, आपका बैंक बैलेंस जाता। तो सवाल वही रहता, जो चीज आ रही है वो प्लस हो जाएगी, पर अगर पेमेंट कैश में करी है तो कैश माइनस, पर अगर पेमेंट आपने चेक में करी है तो फिर बैंक बैलेंस आपका माइनस हो जाएगा। सिमिलरली
अगर आप लोग सोल्ड करते हैं एसेट्स, तो एसेट सोल्ड करने पे एसेट जो भी आप बेच रहे हो चला गया और पैसा आपके पास आ जाएगा। पर अगर कोई यहां पे बोले कि सर इसको भी आपने वाया चेक करा है, तो वाया चेक का मतलब है या तो पैसा आएगा या फिर आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली कैश और बैंक को आपने ध्यान देना है। अगर कुछ नहीं बोलता है तो हम कैश मान के चलते हैं, और अगर उसने बोल दिया कि ट्रांजैक्शन चेक के जरिए हुई है तो फिर आप उसमें बैंक मान के चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 6th, अब मैंने बोला परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो गुड्स अपने पास जो है वो आ रहे हैं, गुड्स आ गए। लेकिन दोस्तों अकाउंट्स में हमेशा ध्यान रखना, जब किसी पर्सन का नाम लिखा होता है तो इसका मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट का मतलब क्या है कि वो एक उधार की ट्रांजैक्शन है। अगर आपने गुड्स परचेज करे राम से तो गुड्स तो आ गए, पर अगर आपने उधार पे परचेज करे हैं तो आपका उधार बढ़ गया, और उधार बढ़ने का मतलब है कि आपकी जो लायबिलिटीज हैं वो बढ़ गई। सामान तो आ गया, कर्जा बढ़ गया, तो कर्जा भी बढ़ा दिया, सामान भी बढ़ा दिया। ध्यान रखना कि अगर नाम लिखा हुआ है तो फिर वो ट्रांजैक्शन उधार की है। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं सोल्ड गुड्स टू श्याम, अगेन नाम लिखा हुआ है, और नाम लिखा है तो एंट्री जो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन की है। क्रेडिट का मतलब क्या हो गया? उधार। इसका मतलब कि हमारे जो गुड्स हैं वो चले गए, और साथ में पैसा आया नहीं है, आना बाकी है। और जब जब पैसा आना बाकी होता है तो हमने पढ़ा था कि उसको हम क्या बोलते हैं? डेटर्स। डेटर में जाके प्लस करेंगे। आम ट्रांजैक्शन के अंदर गुड्स जाते थे, कैश प्लस होता था, लेकिन क्योंकि यहां पे पैसा आया नहीं है, आना बाकी है, तो है तो डेटर्स भी एसेट्स ही, बस एसेट में ना तो कैश में प्लस होगा ना बैंक में, ये जाके प्लस होगा डेटर्स में। डेटर्स में इसलिए बिकॉज ये जो एंट्री है हमारे पास ये डेटर्स की है, पैसा आया नहीं है, फ्यूचर में आएगा, आना बाकी है। तो डेटर वो आदमी होता है जिससे आपको पैसा मिलना बाकी होता है। सिमिलरली क्रेडिटर वो आदमी होता है जिसको आपने पैसा देना बाकी होता है। इसमें ये राम जो है क्रेडिटर है, इसलिए इसको लायबिलिटी में डाला। इसमें जो श्याम है डेटर है, इसलिए इसको एसेट्स में डाला। इसके अलावा कभी कभार आपको बोल दिया जाता है इस तरह से, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 फॉर ₹12,000। हमने गुड्स बेचे 10 वाले 12 में, 10 वाले बेचे, ये कॉस्ट प्राइस है, बेचे 12 में तो ये सेलिंग प्राइस है। देयरफॉर 2,000 का हमें यहां पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो करना कुछ ऐसा होता है, क्योंकि हम गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स तो जा रहे हैं, पैसा आएगा, और जितना भी प्रॉफिट लॉस होता है वो बिजनेस में ऐड होता है, इसलिए बिजनेस का नाम है तो कैपिटल में आएगा। तो कैपिटल में हम ऐड कर देंगे अगर प्रॉफिट हो रहा हो, लेस कर देंगे अगर हमें लॉस हो रहा हो। इस केस के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 2,000, तो हम ऐड कर देंगे। गुड्स में से हमेशा माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस, कितने गुड्स जा रहे हैं? 10, और कैश में हमेशा ऐड करते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कितने गुड्स आ रहे हैं, पैसा कितना आ रहा है? 12,000। तो 10 का सामान गया, 12,000 रुपया आएगा, जिससे अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना हो गया? 2,000। मान लो 10 वाला सामान आपके 8 में बिकता, तो उस केस में हमें हो जाता लॉस। ठीक है, तो गुड्स में से हमेशा हम वो वैल्यू माइनस करेंगे जो कि कॉस्ट प्राइस है, और कैश में हम हमेशा वो वैल्यू प्लस करेंगे जो कि हमारा सेलिंग प्राइस है। अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो किस में जाएगा? कैपिटल। मान लीजिए इस तरह से आ जाए, आपको बोले गुड्स सोल्ड टू राकेश ऑफ ₹5,000 फॉर ₹3,000। अब यहां पे लिखा है नाम, नाम है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो अपने पास क्या है? उधार। इसका मतलब है क्रेडिट ट्रांजैक्शन अपने पास उधार है, तो दैट मींस कि आपकी जो एंट्री होगी वो कुछ इस तरह से होगी। गुड्स में माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितने का है? 5। पैसा आया नहीं है, आना बाकी है, तो किसमें प्लस करेंगे? डेटर्स। और डेटर के अंदर कितना प्लस करेंगे? 3, क्योंकि 5 का सामान जाके 3,000 रुपये आने वाले हैं, और 5,000 का सामान जाके अगर 3,000 आने वाले हैं तो कैपिटल के अंदर हम लोग लेके चलेंगे अपना लॉस। लॉस कितना आ गया? 2,000। इस तरह से। तो ये हमारे पास ऐसे एंट्रीज हमें जो है पास करके चलनी पड़ती हैं। एडवांस एंट्रीज के अंदर जो इफेक्ट्स हैं वो कभी कभार आपके 3 भी हो जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों मान लीजिए अगर मैं क्वेश्चन को और इस तरह से बोलता, मैं कहता परचेज गुड्स
ऑफ ₹10,000 फॉर कैश एंड ₹12,000 ऑन क्रेडिट। मैंने गुड्स लिए 10,000 के कैश पे, 12,000 के क्रेडिट पे। तो गुड्स मेरे पे आ कितने रहे हैं? 10 और 12, यानी कितने गुड्स आ रहे हैं? 22। कैश, कितना कैश जाएगा? 10, क्योंकि 10 वाले कैश पे लिए, और जो उधार पे लिया है उससे उधार बढ़ जाएगा। उधार बढ़ गया तो लायबिलिटी में जाके प्लस कर देंगे 12,000। तो इतने गुड्स आए, इतना पैसा चला गया, इतना कर्जा बढ़ गया। अगर आपको ये चीज ऐसे समझ में नहीं आती तो उसको तोड़ के करें। तोड़े कैसे? 2 ट्रांजेक्शन बनाओ। पहले गुड्स परचेज किए 10,000 के, तो उसका मतलब है गुड्स 10,000 प्लस हो गए और कैश 10,000 माइनस हो गया। फिर अगली ट्रांजेक्शन बना लो कि 12,000 क्रेडिट पे लिए, गुड्स फिर से 12,000 प्लस हो गए, लेकिन क्योंकि लायबिलिटी पे लिया तो लायबिलिटी में जाके 12 प्लस हो गए। अब आप इसका इफेक्ट निकालो तो इफेक्ट देखो सेम ही बन जाएगा। 10 और 12 प्लस करेंगे तो 22 ही आ जाएगा। 10 माइनस 10 माइनस 12 प्लस 12 प्लस, तो अल्टीमेटली आंसर आपका जो सेम बनेगा। अब आप ट्रांजेक्शंस को तोड़ के करें या फिर ट्रांजेक्शंस को आप जंबल करके करें, वो बात बिल्कुल सिमिलर ही आपकी रहेगी। ठीक है। इसी के अलावा मान लीजिए कि इस तरह से आएगा, आपको बोल दिया गया सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 एंड ₹12,000। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 एंड ₹12,000 both on 20% profit, both on 20% profit। 10,000 वाले जो बेचे हैं वो कैश पे बेचे हैं, 12,000 वाले जो बेचे हैं वो क्रेडिट पे बेचे हैं। तो इसको समझेंगे, ध्यान दें दोस्तों। गुड्स, कैश, डेटर्स, कैपिटल, यह आएगा। हमारे गुड्स जा रहे हैं, कितने गुड्स जा रहे हैं? 10 के और 12 के, तो टोटल गुड्स जा रहे हैं 22 के। 22,000 के गुड्स पे 20% का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट निकाल के दिखाएंगे। 22,000 का 20%, जब आप निकालोगे तो प्रॉफिट निकल के आया 4400। इसका मतलब है कि प्रॉफिट 4400। ठीक है। पैसा कितना आएगा? 10,000 वाला बेचा था पैसे पे, तो 10,000 का 20% होता है 2,000। इसका मतलब पैसा कितना आएगा? 12,000। सिमिलरली 12,000 वाला बेचा था उधार पे, तो 12,000 का 20% होता है 2,400। तो 12 और 2,400 मिला के यहां पे ऐड करेंगे 14,400। आप चाहें तो इस तरह से कर लीजिए, या फिर आप एंट्रीज को तोड़िए। तोड़ेंगे कैसे? पहले सिर्फ यहीं तक पड़ा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000, कितने प्रॉफिट पे? 20%। तो हम गुड्स में से जाके माइनस करेंगे 10, कैश में प्लस करेंगे 12, क्योंकि पैसा 20% प्रॉफिट के साथ आएगा, और कैपिटल के अंदर हम लोग जाके ऐड करेंगे अपना प्रॉफिट कितना? 2,000, क्योंकि बेटा 10,000 का 20% कितना होता है? 2,000। तो इतनी चीज गई, इतने प्रॉफिट पे इतना पैसा। अब अगला पढ़ो। अब 12 की चीज भी जा रही है, तो 12 माइनस होगा। 12 के ऊपर भी प्रॉफिट होगा कितना? 20%, तो वो आएगा 2,400। और अल्टीमेटली पैसा आया नहीं, आना बाकी है, तो फिर वो ऐड होगा डेटर्स में, और डेटर्स में कितना ऐड होगा? 14,400। ये कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ये दोनों अल्टीमेटली क्या हो गए? प्रॉफिट। अब दोनों ट्रांजेक्शंस आप कंपेयर करके देखो, दोनों का ट्रीटमेंट सेम आता है। गुड्स 22,000 के गए थे, यहां भी गुड्स 22,000 के ही जा रहे हैं। पैसा आएगा 12,000, क्योंकि 10 वाला बिका था कैश पे, यहां पर भी 12,000। डेटर में आएगा 14,400, यहां पर भी 14,400। रीजन? क्योंकि अपने पास वो दोनों क्रेडिट की ट्रांजेक्शन थी। कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो प्रॉफिट दोनों मिला के 4400 है, यहां पर भी दोनों मिला के 4400 ही आ जाएगा। ठीक है। तो ये दोस्तों अपनी कुछ एडवांस एंट्रीज हैं जिसको हमने जो आज डिस्कस करा। बाकी जब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एंट्रीज डिस्कस करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे इनकम एक्सपेंसेस की। आज मैंने जो मेनली बात करी है वो मैंने बात करी है एसेट्स की, कैपिटल की, लायबिलिटी की, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमने बात करी एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो हमने जो अपने आज कंसेप्ट करे हैं वो सिर्फ एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी के ऊपर करें। इससे संबंधित जितनी भी ट्रांजेक्शन है अब आप उसको करके चल सकते हो। ठीक है। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा तो मैं उसके अंदर बात करूंगा अपने इनकम एक्सपेंसेस की। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।